देखिए क्या क्या पॉइंट है इसके। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी गई हो, जैसे मान लेते हैं A+B एरो साइन C+D, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण दिया गया है A+B C+D। तो परिभाषा इसकी अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर की जो परिभाषा है वो क्या है? एकांक समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, एकांक समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादकों के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। ये थी डेफिनेशन कि एकांक समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादकों के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। फिर क्या था इसमें, उसको देखेंगे ध्यान से कि अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर को जो है dx/dt से प्रदर्शित किया जाता है। अभिक्रिया का वेग या जो है दर को जो है वह है dx/dt से जो है वह प्रदर्शित करते हैं। फिर इसमें अब अभिक्रिया का वेग जो है वो किस पर निर्भर करेगा। मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन है A+ ये B, यहाँ पर इसकी प्रारंभिक मात्रा हमने मान ली A मोल, ठीक है। प्रारंभ में कुछ भी निर्मित नहीं होगा, शुरुआत में प्रारंभ में, तो प्रारंभ में जो है जिस समय क्या होगा t बराबर 0 होगा, ठीक है। जिस समय t बराबर 0 होगा, मान लेते हैं t समय बाद, तो t समय बाद क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ से A के x मोल जो है वह क्रिया कर जाते हैं। अगर A से इसके x मोल जो है अगर क्रिया कर जाते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा क्या, A- x मोल जो है वह सांद्रण शेष रह जाएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग यानी कि dx/dt क्या बताया था इसका, क्या होगा, अभिक्रिया का वेग अभिकारी अणु के शेष सांद्रण के समानुपाती होता है, जो बच गया है, ठीक है। और बचा हुआ सांद्रण क्या है यहाँ पर A-x है। तो अभिक्रिया का वेग जो है वह अभिकारी अणु के शेष सांद्रण के जो है वह हमेशा क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ से बराबर का चिन्ह, वो समानुपाती का चिन्ह हटाइए तो क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह आएगा और कोई कांस्टेंट, तो A-x हो गया यहाँ पर। अब K क्या है, K जो है वह क्या कहलाएगा, अभिक्रिया वेग स्थिरांक। ये जो है आपका जो है अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है। यह अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको एकांक मानेंगे, जिसको मान लेते हैं, माना A-x बराबर इकाई, एक मान लिया, ठीक है। यहाँ पर इकाई मान लेते हैं इसको, ठीक। अब जब एक मान लेंगे तो यहाँ पर dx/dt बराबर हो जाएगा k/1, ठीक है। k/1 हो जाएगा, तो ये dx/dt बराबर क्या रह गया, k रह गया। क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अभिक्रिया का जो वेग है उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है कब, जब
अविकारक का सांद्रण में इकाई परिवर्तन हो रहा हो। जैसे अगर इसका सांद्रण मान लो 10 लेके चलो, तो 10 से इसका कितना रह जाएगा, 9। तो इधर तो रह जाएगा ना, इधर कम होगा। तो जैसे मान लो पहले हमने कहा 15 मोल है, तो 15 मोल से कितना रह जाए, 14 रह जाए। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अविकारक के इकाई सांद्रण परिवर्तन होने पर, अगर इकाई सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस समय जो है अभिक्रिया का वेग जो है वह उसके वेग स्थिरांक के जो है वह बराबर हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक हो चुका। अब हेडिंग डालेंगे आगे, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। आगे बढ़ेंगे वहीं से, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा उसको देखते हैं। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक जो है, मात्रक बराबर, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ऊपर वाला जो है ये, क्योंकि ये सांद्रण है, तो सांद्रण का मात्रक ये होता है इसका सांद्रण का मात्रक बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक। ठीक है, सांद्रण का मात्रक बटे समय का मात्रक। अगर मात्रक ना लिखें, देखिए अब अलग तरह से क्वेश्चन कैसे, तो इसका मात्रक ये भी रहता है सांद्रण, और समय नीचे से ऊपर ले गए तो समय इनवर्स, समय इनवर्स इस रूप में भी लिखा मिलेगा। अब सांद्रण का मात्रक ऊपर लगाओ तो होता है वह मोल प्रति लीटर बटे समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, इसको कैलकुलेट थोड़ा कर लो तो क्या हो जाएगा, मोल बटे लीटर इनटू सेकेंड। तो अब इसे क्या करो, ये नीचे वाले सब ऊपर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, नीचे वाले जब ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। नोट हो गया। तो ये इसका जो है वह है मात्रक होता है, मोल लीटर इनवर्स और क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मात्रक, यानी कि के का जो मात्रक है वो क्या निकल के आया, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और जो है सेकेंड इनवर्स। लेकिन ध्यान रहे ये मात्रक तब है जब समय अगर हमारा किसमें दिया हो, सेकेंड में। लेकिन अगर ये समय हमारा मिनट में चला गया तो ये मात्रक बदल जाएगा। तो इसी के नीचे लिखेंगे यदि, यदि समय मिनट में हो, तो मिनट में हो, तो अगर समय हमारा मिनट में होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मात्रक। तो उस समय ये जो है
वह हो जाएगा आपका मोल और लीटर इनवर्स, और अब हो जाएगा यहाँ पर मिनट इनवर्स। कब? अगर समय सेकंड में न दे करके अगर समय हमारा मिनट में दिया गया तो ये हो जाएगा। या फिर है यदि समय अगर मिनट में न दे करके मान लीजिए घंटे में दिया जाए, तीन ही पूछे जाते हैं, तो यदि समय घंटे में हो, तो अगर समय घंटे में होगा तो फिर बताओ क्या हो जाएगा इसका मतलब? जहां पर सेकंड इनवर्स लिखा है वहां क्या बनेगा? वेग स्थिरांक के का मात्रक। तो बताइए यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो उस समय इसका बन जाएगा मोल और लीटर इनवर्स, और हो जाएगा मिनट इनवर्स, नहीं घंटा इनवर्स। अब मिनट की जगह जो है वह है घंटा इनवर्स हो जाएगा। ये मिनट इनवर्स की जगह घंटा इनवर्स हो जाएगा। अगला कुछ हेडिंग डालेंगे अब इसके बाद, अभिक्रिया वेग समीकरण। अभिक्रिया वेग समीकरण। अभिक्रिया वेग समीकरण। अब इसको समझना है, अभिक्रिया वेग समीकरण। तो मान लेते हैं कि माना कोई अभिक्रिया जो है, लिखेंगे माना कोई अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया, ये मान लीजिए ए एरो साइन बी, ये कोई रिएक्शन जो है वह है दी गई है, ठीक है। कोई अभिक्रिया हमारे पास ये दी गई है और अब हमें इसका वेग समीकरण लिखना है। तो इस समय ए का वेग लिखेंगे, अभिकारी पदार्थ ए का वेग, या ए का यहाँ पर अभिकारी अणु ए का वेग। तो इस समय अभिकारी अणु ए का वेग जो लिखा जाएगा उसमें माइनस लगेगा और डी ए अपॉन डी टी लिखा जाएगा। डी ए अपॉन अभिकारी अणु ए का वेग, समझ रहे। ऋण चिन्ह यहाँ क्या बताएगा? ऋण चिन्ह यहाँ ये बताएगा कि ए के सांद्रण में हमेशा कमी होगी। तो ए से जब बी बदलेगा तो ए के सांद्रण में हमेशा क्या होगी? कमी होगी। इसके नीचे लिख देंगे ऋण चिन्ह यह बताता है, ऋण चिन्ह यह बताता है कि अभिकारी अणु ए के सांद्रण में, अभिकारी अणु ए के सांद्रण में कमी होती है। तो ए का सांद्रण तो कम होगा, तो जब ए के सांद्रण में कमी होगी तो कमी को किससे शो करेंगे? माइनस से। अब हम उत्पाद अणु बी का लिखेगा, उत्पाद बी का वेग, या दर भी लिख सकते हैं, बी की दर भी लिखा जा सकता, दर या वेग एक ही चल रहा है, बराबर क्या होगा बताओ? प्लस डी बी अपॉन डी टी होगा। ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अब बताओ प्लस क्या दर्शाता है?
उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, यानी कि उत्पाद B के सांद्रण में जो है वो वृद्धि को दर्शाता है, तो इसका बढ़ेगा। तो इसके नीचे लिखेंगे धन चिन्ह उत्पाद B के सांद्रण में वृद्धि को दर्शाता है, वृद्धि को दर्शाता है, वृद्धि को दर्शाता है। अब हमें लिखना है अभिक्रिया वेग समीकरण, यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। एक बात बताओ, हम लोग ये बात जानते हैं कि अभिकारक का जितना सांद्रण कम होगा उत्पाद का उतना ही सांद्रण बढ़ेगा, तो सांद्रण तो समान ही रहेगा। इधर जितनी कमी होगी उतनी इधर वृद्धि होगी, तो सांद्रण तो समान ही होंगे। जब सांद्रण समान होंगे तो फिर उनके वेग भी समान हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रण में जितनी कमी होती है, अभिकारकों के सांद्रण में जितनी कमी होती है, उत्पादकों के सांद्रण में बोलिए उतनी ही वृद्धि होती है। उत्पादकों के सांद्रण में उतनी ही क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर ये सांद्रण में मतलब तो फिर उनके वेग भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः इनके वेग समान होंगे, अतः उनके वेग समान होंगे। किनके, अभिकारी अणुओं के और उत्पादी अणुओं के वेग जो है वो कैसे होंगे, समान। तो नई लाइन से हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया वेग। अब अभिक्रिया वेग नहीं, अब लिखा जा रहा, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग, या फिर इसी को दर कहते। ये दोनों कैसे हो गए, आपस में समान हो गए कि नहीं हो गए। ये दोनों जो है वह आपस में समान हो गए, तो माइनस DA अपॉन बोलिए DT बराबर क्या हो जाएगा, प्लस DB अपॉन DT हो जाएगा। ये जो है अभिक्रिया वेग, ये अभिक्रिया वेग समीकरण हो जाएगा। अभिक्रिया वेग समीकरण लिखो यहाँ सब, समीकरण। तो ये जो है अभिक्रिया वेग समीकरण या अभिक्रिया दर समीकरण बन जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं इसी पर। अभिक्रिया वेग समीकरण से संबंधित जो है वह क्वेश्चनों को करेंगे। अब इस पर हेडिंग डालिए आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न लिखेंगे। लिखिए निम्न अभिक्रिया, क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न अभिक्रिया M1A प्लस M2B रिवर्सिबल साइन या एरोसाइन N1C प्लस N2D के लिए अभिक्रिया वेग समीकरण को लिखो, के लिए अभिक्रिया वेग समीकरण को लिखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया और ये कहा गया हमसे कि इसका जो है अभिक्रिया वेग समीकरण लिखना है। तो पहले हम A का वेग लिखेंगे, फिर B का वेग लिखेंगे, फिर C का वेग लिखेंगे, फिर D का वेग लिखेंगे और लास्ट में सबको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे।
तो पहले हम ए का वेग लिखते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखिए अभिक्रिया, अभिक्रिया, तो अभिक्रिया क्या है, M1A प्लस M2B एरो साइन, M1A प्लस M2B एरो साइन N1C प्लस N2D। लिखो सबके वेग, बा में क्या दिक्कत है। तो अब क्या लिखो, ए का वेग, ठीक है, ए का वेग या अभिकारी अणु ए का वेग, इतना लिखते रहो, अभिकारी अणु ए का वेग। बोलो अभिकारी शब्द लगा तो ऋण तो लगना है, तो क्या होगा बोलो, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए गुणांक कितना है, M1, ये बटे में आएगा, तो 1 अपॉन M1, 1 अपॉन M1, और फिर क्या लिखा जाएगा, DA अपॉन DT, DA अपॉन DT लिखा जाएगा। फिर अभिकारी अणु B का वेग, तो अभिकारी अणु B का वेग बताएं जल्दी से, क्या होगा बोलो, -1 अपॉन M2 और DB अपॉन DT, बोलो यही होगा, ठीक है। अब आगे वाले का लिखो, उत्पाद अणु, उत्पाद अणु, तो उत्पाद अणु C का वेग, बोलो C का वेग क्या होगा, C का वेग जो है प्लस होगा 1 अपॉन N1 होगा, और ये DC अपॉन DT होगा। फिर उत्पाद अणु D का वेग, बोलो D का वेग क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन N2 और DD अपॉन DT। लेकिन अभिक्रिया वेग में तो ये सब बराबर हो जाएंगे अभिक्रिया वेग समीकरण में, क्योंकि अभिक्रिया वेग समीकरण की थ्योरी में क्या है, अभिकारकों का जितना सांद्रण कम होगा उत्पादकों का उतना ही सांद्रण बढ़ेगा। तो अभिक्रिया वेग समीकरण लिखो अब इसका, अभिक्रिया वेग समीकरण, तो अभिक्रिया वेग समीकरण में सबको इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन M1, बोलो DA अपॉन DT बराबर -1 अपॉन M2 DB अपॉन DT बराबर बताएं प्लस 1 अपॉन N1, बोलो DC अपॉन DT बराबर, फिर क्या होगा, प्लस 1 अपॉन N2 DD अपॉन DT। क्लियर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, यहाँ से कुछ है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, नोट हो गया सबका, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए निम्न रासायनिक समीकरण, निम्न रासायनिक समीकरण, चलिए इसको लिखिएगा, N2 प्लस 3H2 एरो साइन N2 प्लस 3H2 एरो साइन 2NH3 के लिए अभिक्रिया वेग समीकरण
अभिक्रिया वेग समीकरण को लिखो। अभिक्रिया वेग समीकरण को लिखो। तो चलिए सॉल्यूशन इसका बहुत सरल है। सॉल्यूशन, ठीक है, अभिक्रिया, जो अभिक्रिया दी गई है उसको लिख लें पुनः है। तो अभिक्रिया हो जाएगी N2 प्लस 3H2 एरो साइन 2NH3। तो N2 का वेग अलग से लिखो, H2 का वेग अलग से लिखो, अमोनिया का वेग अलग से लिखो, लास्ट में सबको बराबर कर दो। तो लिखिए N2 का वेग बताएं, चलो बताओ जल्दी से, माइनस d N2 अपॉन dt। बोलो H2 का वेग, H2 का वेग बराबर बताएं माइनस, बताओ जल्दी इसका बताओ, सब गलत, बताओ क्या होगा। जो कांस्टेंट होता है वह है बटे में और आता है। अभी था कि नहीं M1 M2 जब बटे में आए थे कि नहीं आए थे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 और d H2 अपॉन dt। अरे गुणांक बटे में नहीं लाओगे क्या, गुणांक भी तो बटे में आएगा। फिर NH3 का वेग बताओ, गलत बता दो, का वेग बताएं इसका प्लस 1/2 और d NH2 अपॉन NH3 अपॉन ये dt। अब हम लोगों को लिखना है अभिक्रिया वेग समीकरण। तो लिखिए अभिक्रिया वेग समीकरण। तो अभिक्रिया वेग समीकरण बताइए क्या हो जाएगा, सबको इक्वल कर दो, माइनस d N2 बटे dt बराबर माइनस 1/3 d H2 बटे dt बराबर प्लस 1/2 d NH3 बटे dt। यही हमारा निकल के आ जाता है अभिक्रिया वेग समीकरण। अभिक्रिया वेग समीकरण। नेक्स्ट नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें अगला।